क्लास 8 चैप्टर 3 मैथ्स इन हिंदी। संख्याओं की कहानी। रीमा की जिज्ञासा। एक सुस्त दोपहरी में रीमा एक पुरानी पुस्तक के पृष्ठ पलट रही थी। तभी एक पन्ना सर्र से पुस्तक से निकलकर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसने उस पन्ने को उठाया और उस पर बने कुछ अलग प्रकार के प्रतीकों को एकटक देखने लगी। ओह, यह क्या है? वह अचंभित हुई। रीमा उस पन्ने को लेकर अपने पिताजी की ओर दौड़ी, जैसे यह कोई गुप्त खजाना हो। उसके पिताजी ने उस पन्ने को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, लगभग 4000 वर्ष पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में मेसोपोटामिया नामक स्थान पर एक सभ्यता फली फूली। यह वह स्थान था जिसमें वर्तमान समय के इराक का एक बड़ा भाग एवं कुछ अन्य पड़ोसी देश सम्मिलित हैं। यह उनके अंक लिखने के तरीकों में से एक है। रीमा की आंखें चमक उठी। क्या सच में? ये विभिन्न प्रतीक संख्याएं थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठने लगे। मनुष्य ने कब से गिनना आरंभ किया? मनुष्य ने कब से संख्याओं को आधुनिक रूप में लिखना आरंभ किया? उन्हें गिनने की क्या आवश्यकता थी? वे क्या गिनते थे? मेसोपोटामिया के लोग 20, 50, 100 को कैसे लिखते होंगे? रीमा की जिज्ञासा को भांपते हुए उसके पिताजी ने बताना प्रारंभ किया कि कैसे संख्या व संख्या निरूपण का विचार समय के साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होते हुए अंततः अपने आधुनिक रूप में पहुंच गया। अब आप उनके साथ अतीत में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। शताब्दियों पूर्व पाषाण युग से ही मनुष्य को गिनती करने की आवश्यकता हुई। वे अपने पास उपलब्ध फल, सब्जी, अनाज इत्यादि की मात्रा, अपने पशुधन की संख्या, वस्तुओं के व्यापार संबंधी वितरण, अनुष्ठानों में दी गई भेंट की संख्या आदि को निर्धारित करने के लिए किया करते थे। वे विगत दिनों की जानकारी भी रखना चाहते थे कि जिससे वे यह जान सकें व पूर्वानुमान कर सकें कि अमावस्या, पूर्णिमा या किसी ऋतु का आगमन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं कब कब घटित होंगी। यद्यपि जब वे ऐसी संख्या बोलते या लिखते थे तो वे आधुनिक संख्याओं का उपयोग नहीं करते थे। उनका हम वर्तमान में करते हैं जिनका हम वर्तमान में करते हैं। वर्तमान में उपयोग की जाने वाली आधुनिक मौखिक व लिखित संख्याओं की संरचना की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे यजुर्वेद संहिता में 10 की घातों 10 की पावर के आधार पर संख्याओं के नामों का उल्लेख लगभग वैसा ही है जैसा आज हम उन संख्याओं को मौखिक रूप से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने एक, एकक, 10, 10, 100, शत, हजार, सहस्र, 10,000, अयुत आदि से लेकर 10 की पावर 12 और उसके आगे के संख्याओं के नाम सूचीबद्ध किए हैं। वर्तमान में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके जिस प्रकार हम अपनी संख्याएं लिखते हैं उसकी उत्पत्ति व विकास भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। अंक शून्य, 0, जिसे तब एक बिंदु के रूप में चिह्नित किया जाता था, को मिलाकर 10 अंकों का उपयोग करके लिखी गई संख्याओं का पहला ज्ञात उदाहरण बख्शशाली पांडुलिपि लगभग तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में मिलता है। 499 सामान्य संवत में आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने 10 प्रतीकों वाली भारतीय पद्धति को पूर्णतः स्पष्ट किया एवं इसका उपयोग करके वैज्ञानिक गणनाओं की व्याख्या की। बख्शशाली पांडुलिपि में शून्य। भारतीय संख्या पद्धति लगभग 800
सामान्य संवत तक अरब जगत में पहुंच गई थी। इसे महान पारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम पर एल्गोरिदम शब्द बना, ने अपनी पुस्तक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स 825 सामान्य संवत और प्रसिद्ध दार्शनिक अल किंदी ने अपनी पुस्तक ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमेरल्स 830 सामान्य संवत के माध्यम से अरब जगत में लोकप्रिय बनाया। लगभग 1100 सामान्य संवत तक अरब जगत से हिंदू अंक यूरोप और अफ्रीका के कुछ भागों में पहुंच चुके थे। यद्यपि अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमेरल्स का लैटिन में अनुवाद हो चुका था, परंतु वास्तव में ये इतावली गणितज्ञ फिबोनाची ही थे जिन्होंने लगभग 1200 सामान्य संवत में भारतीय संख्या पद्धति को यूरोप में अपनाने के लिए तैयार किया। परंतु उस समय रोमन अंक यूरोपीय विचारधारा और लेखन में इतने गहरे से जुड़े हुए थे कि कई शताब्दियों तक भारतीय अंकों का व्यापक प्रयोग नहीं हो पाया था। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के समय और 17वीं शताब्दी तक इन्हें अपनाना नितांत आवश्यक हो गया था, अन्यथा इससे उस समय की वैज्ञानिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती। प्रत्येक संभावित संख्या को 10 प्रतीकों, जिसमें से प्रत्येक प्रतीक का एक स्थानीय मान तथा एक निरपेक्ष मान हो, के समूह द्वारा व्यक्त करने की विशुद्ध पद्धति भारत में विकसित हुई। वर्तमान में यह विचार इतना साधारण लगता है कि इसकी उपयोगिता और अति महत्ता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसकी सरलता इस बात में निहित है कि इसने गणनाओं को सरल बनाया और अंकगणित को उपयोगी आविष्कारों में स्थान दिलवाया। पियरे साइमन लाप्लास 1749 से 1827 तक। इसके उपरांत इन 10 अंकों का प्रयोग प्रत्येक महाद्वीप तक विस्तारित हो गया और वर्तमान में ये विश्व के प्रत्येक कोने में उपयोग किए जाते हैं। चूंकि यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय संख्याओं की समझ अरब जगत से प्राप्त की, अतः अपने यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन संख्याओं को अरबी संख्यांक कहा। दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अरब विद्वानों जैसे अल ख्वारिज़मी और अल किंदी ने इन्हें हिंदू संख्यांक कहा है। यूरोप में औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शब्द अरबी संख्याएं व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। यद्यपि वर्तमान में इस त्रुटि को यूरोप सहित विश्व की अनेक पाठ्यपुस्तकों और दस्तावेजों में सुधारा जा रहा है। वर्तमान में संख्याओं के लिए हम जिन सर्वाधिक प्रचलित शब्दावलियों का उपयोग कर रहे हैं वे हिंदू संख्यांक, भारतीय संख्यांक एवं संक्रमणकालीन हिंदू अरबी संख्यांक हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं परंतु उस क्षेत्र या वहाँ के लोगों को संदर्भित करता है जहाँ से ये अंक आए हैं। वर्तमान में भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंकों 0, 1, 2, ... 9 की संरचना एक लंबे समय में विकसित हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ब्राह्मी, हिंदू ग्वालियर, संस्कृत देवनागरी, पश्चिमी अरबी, गुबार, पूर्वी अरबी, 11वीं शताब्दी एपाइसिस, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी भारतीय संख्या पद्धति में प्रयुक्त होने वाले अंकों का विकास। भारतीय अंक प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने से पूर्व विभिन्न जन समुदाय संख्याओं को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते थे। हम उनमें से कुछ विधियों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। इन पद्धतियों को हम कालानुक्रम में नहीं परंतु एक ऐसे क्रम में देखेंगे जो संख्या निरूपण की अवधारणा के विकास के मुख्य चरणों को दर्शाता है। आइए सबसे पहले हम किसी दिए गए संग्रह में वस्तुओं की संख्या गिनने और निर्धारित करने के लिए आवश्यक कुछ मूलभूत विधियों
की खोज करते हैं। गणना की क्रियाविधि। कल्पना कीजिए कि हम लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के पाषाण युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास गायों का एक झुंड है। यहाँ कुछ स्वाभाविक प्रश्न दिए गए हैं जो हम झुंड के विषय में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी गायें चरने के पश्चात अपने स्थान पर सुरक्षित वापस आ गई हैं? 2, प्रश्न नंबर 2, क्या हमारे आसपास अपने पड़ोसी की तुलना में कम गायें हैं? प्रश्न नंबर 3, यदि हमारे पास गायों की संख्या कम है तो हमें कितनी और अधिक गायों की आवश्यकता होगी जिससे हमारी और हमारे पड़ोसी की गायों की संख्या एक समान हो जाए? हमें इन प्रश्नों को हिंदू संख्या पद्धति के अनुसार संख्या नाम या लिखित संख्याओं का प्रयोग किए बिना हल करना होगा। बताइए कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। आगे कुछ संभावित विधियां दी गई हैं। विधि नंबर 1, हम कंकड़, छड़ियाँ या कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उनका उपयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए छड़ियाँ लेते हैं। झुंड की प्रत्येक गाय के लिए हम एक छड़ी रख सकते हैं। अंत में संग्रहित छड़ियाँ हमें गायों की वह संख्या दर्शाती है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कि कोई गाय खोई तो नहीं है। ये सभी गायें और ये सामने रखी हुई छड़ियाँ यानी डंडी, लकड़ी। प्रत्येक गाय के संगत एक छड़ी रखने की यह विधि, जिसमें कोई भी दो गायें एक ही छड़ से संबंधित नहीं हो, एक प्रतिचित्रण 1-to-1 मैपिंग कहलाता है। इस प्रतिचित्रण का प्रयोग संख्याओं को दर्शाने की विधि के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है। संख्या 1, एक छड़ी। इसका निरूपण छड़ियों के उपयोग से। 2 के लिए 2 बार छड़ी, 3 3 बार, 4 4, 5 5 बार, ऐसे आगे। आप अन्य दो प्रश्नों, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के उत्तर देने के लिए छड़ियों का उपयोग किस प्रकार करेंगे? विधि नंबर 2, हम वस्तु के स्थान पर ध्वनियों या नामों के एक मानक अनुक्रम का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी भी भाषा के वर्णों की ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं। गिनती करते समय हम वस्तुओं और वर्णों के मध्य एकाकी प्रतिचित्रण बना सकते हैं, अर्थात गणना की जाने वाली प्रत्येक वस्तु को वर्ण क्रम का पालन करते हुए एक वर्ण से जोड़ सकते हैं। इस प्रतिचित्रण का उपयोग संख्याओं के मौखिक निरूपण की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अंग्रेजी के वर्णों ए से जेड तक का उपयोग करें तो हमें निम्नलिखित संख्या निरूपण प्राप्त होगा। संख्या 1, इसका निरूपण वर्ण ध्वनियों या नामों का उपयोग करके। ए के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, ऐसे आगे सी डी ई, वहीं 1 2 3 4 आगे ऐसे तक 26 तक जेड। केवल अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का उपयोग इस रूप में करने की एक स्पष्ट सीमा यह है कि इसका उपयोग 26 से अधिक वस्तुओं वाले समूह की गिनती करने के लिए नहीं किया जा सकता। आप अपनी भाषा के वर्णों की ध्वनियों का उपयोग करके इस प्रकार से कितनी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं? विधि 3, हम लिखित प्रतीकों के एक अनुक्रम को निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। संख्या 1 2 3 4 10 तक प्रतीकों द्वारा निरूपण। एक के लिए इस प्रकार से रोमन नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। क्या आप इसी प्रकार बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए भी इस विधि का विस्तार कर सकते हैं, और कैसे? उपयुक्त चर्चा के उपरांत में हम देखते हैं कि गिनती करने के लिए या किसी संग्रह का आकार ज्ञात करने के लिए हमें वस्तुओं, नामों या लिखित प्रतीकों के एक मानक अनुक्रम की आवश्यकता होती है, जिनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। आइए इस मानक अनुक्रम को संख्या पद्धति नाम देते हैं। वस्तुओं के संग्रह की गणना वस्तु और मानक अनुक्रम के मध्य क्रमिक अनुक्रम का पालन करते हुए एकाकी प्रतिचित्रण बनाकर की जा सकती है। चूंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, अतः संख्याओं को सरलता से गिनने के लिए एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति बनाना एक चुनौती है। छड़ियों का उपयोग करने से
एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति प्राप्त होती है, परंतु इससे एक बड़े संग्रह की गणना करना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हमें जितनी वस्तुओं की गणना करनी है उतनी ही छड़ियों की आवश्यकता होगी। विधि 2 में भाषा के वर्णों की ध्वनियों के उपयोग से गिनती करना सुविधाजनक है, परंतु यह एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति नहीं है। विधि 3 में दी गई मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति वास्तव में यूरोप में प्रयोग की जाने वाली पद्धति थी, जिसका स्थान बाद में हिंदू संख्या पद्धति द्वारा ले लिया गया। इसे रोमन संख्या पद्धति कहा जाता है। यह शताब्दियों तक यूरोप में व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी और अनेक उद्देश्यों के लिए सुविधाजनक थी, परंतु इसमें भी यही कमी थी, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए अत्यधिक प्रतीकों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। हम संख्याएं लिखने की इस पद्धति के विषय में आगे और अधिक जानेंगे। दी गई तीनों विधियों में दर्शाया गया है कि इतिहास में हमें मूर्त वस्तुओं जैसे छड़ी, कंकड़, शरीर के अंग आदि नामों और लिखित प्रतीकों का उपयोग करके बनाई गई संख्या प्रणालियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्ति समूहों द्वारा संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के साथ साथ नामों से भी दर्शाया जाता था, परंतु कुछ अन्य जैसे चीनी लोगों द्वारा उपयुक्त तीनों रूपों में दर्शाया जाता था। लिखित संख्या पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को संख्यांक कहा जाता है। उदाहरण के लिए 0, 1, 5, 36, 193 आदि हिंदू संख्या पद्धति में पाए जाने वाले कुछ संख्यांक हैं। छोटी संख्याओं को दर्शाने वाले संख्यांकों के सदैव नाम होते थे, अतः लिखित प्रतीकों से बनी संख्या पद्धति सदैव नामों से बनी संख्या पद्धति के साथ चलती थी, जैसा कि आधुनिक हिंदू संख्या पद्धति में होता है। आइए पता लगाएं। मान लीजिए आप एक संख्या पद्धति का उपयोग कर रहे हैं जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए छड़ियों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि विधि 1 में बताया गया है। हिंदू संख्या पद्धति के संख्या नामों या संख्यांकों का उपयोग किए बिना दो संख्याओं या छड़ियों के दो संग्रह के जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन की विधि बताइए। प्रश्न नंबर 2, विधि 2 में दी गई संख्या पद्धति का विस्तार करने की एक विधि यह है कि एक से अधिक वर्णों वाली श्रृंखला का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए हम 27 के लिए डबल ए का प्रयोग कर सकते हैं। सभी संख्याओं को दर्शाने के लिए आप इस पद्धति को कैसे विस्तारित कर सकते हैं? ऐसा करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। आप स्वयं एक संख्या पद्धति बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रारंभिक संख्या पद्धतियां। शरीर के अंगों का प्रयोग। विश्व में अनेक जन समुदायों ने गणन के लिए अपने हाथों और शरीर के अन्य अंगों का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं कि कैसे पापुआ न्यू गिनी के एक जन समुदाय ने इस विधि का प्रयोग किया था, तथा वर्तमान में भी शरीर के अंगों का मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति के रूप में प्रयोग करते हैं। हड्डियों और अन्य सतहों पर मिलान प्रतीक। किसी सतह जैसे हड्डी पर या गुफा की दीवार पर चिन्ह बनाना संख्याओं को दर्शाने की प्राचीनतम विधियों में से एक है। इन प्रतीकों को मिलान प्रतीक, गणना प्रतीक भी कहा जाता है। इस विधि में गणना की जा रही प्रत्येक वस्तु के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है। अंत में इस प्रकार प्राप्त प्रतीकों का संग्रह वस्तुओं की कुल संख्या को दर्शाता है। यह विधि छड़ियों के प्रयोग से गिनने की विधि 1 के समान ही है। अंतर मात्र यह है कि इसमें एक छड़ी जोड़ने के स्थान पर एक चिन्ह बनाया जाता है। पुरातत्वविदों ने 20,000 वर्ष पूर्व ऐसी प्राचीन हड्डियों का पता लगाया जिन पर मिलान चिन्ह बने हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी सबसे प्राचीन ज्ञात हड्डियों जिन पर बने प्रतीकों से दर्शाया गया है वे इशांगो हड्डी और लेम्बोम्बो हड्डी है। 20,000 से 35,000 वर्ष पूर्व इन शांगो हड्डी कांगो गणराज्य में खोजी गई थी। इसमें प्रतीकों को स्तंभवार व्यवस्थित किया गया है। यह संभवतः कालदर्शक पद्धति का संकेत देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई ले बोम्बो हड्डी, उसमें भी अधिक प्राचीन एक मिलान प्रतीकों वाली छड़ी है। इस पर 29 चिन्ह बने हुए हैं और इसकी अनुमानित आयु लगभग
44,000 वर्ष है। इसे प्राचीनतम गणितीय कलाकृतियों में से एक माना जाता है। संभवतः इसका प्रयोग भिन्न छड़ी या चंद्र कालदर्शक के रूप में किया गया है। ले बोम्बो हड्डी, इनशांगो हड्डी। दो के बार बार गणन से प्राप्त संख्याओं के नाम। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूह गुमुलगल द्वारा उनकी संख्याओं के लिए निम्नलिखित शब्द प्रयोग किए जाते थे। गुमुलगल ऑस्ट्रेलिया: उरापोन यूरापोन, कासर, उकासर उरापोन, उकासर उकासर, उकासर उकासर उरापोन, उकासर उकासर उकासर। क्या आप बता सकते हैं कि उनके संख्या नाम कैसे बनते हैं? संख्या 3 का नाम 2 और 1 के संख्यात्मक नामों से मिलकर बना है। संख्या 4 का नाम 2 बार 2 के संख्यात्मक नाम के प्रयोग से बना है। क्या आप देख सकते हैं कि अन्य संख्याओं के नाम कैसे बने हैं? संख्याओं को 2 के बार बार प्रयोग 2 के पदों में गिना जाता है और जिसका प्रयोग करके संख्याओं के नाम लिखे जाते हैं। 3 बराबर 2 प्लस 1, 4 बराबर 2 प्लस 2, 5 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 1, 6 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2। गुमुलगल ने 6 से बड़ी किसी भी संख्या को रास कहा है। इस संख्या पद्धति से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और चकित करने वाली ऐतिहासिक घटना है। आइए दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन तथा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों की निम्नलिखित संख्या पद्धतियों को देखते हैं। टुकेले 1 को टुकेले, 2 को अहेग अहेज, 3 को अहेग टुकेले और अहवा, 5 4 को अहेग अहेग टुकेले, 5 को अहेग अहेग अहेग। बकैरी भारत बुशमैन: जा 1 को जा, 2 को टी डैश ओए, 3 को क्यू यू ओ, 4 को टी ओए टी डैश ओए टी डैश ओए, 5 को टी डैश ओए डैश टी डैश ओए डैश टी डैश ए, 6 को टी डैश ओए डैश टी डैश ओए डैश टी डैश ओए। गुमुलगल में 1 को उरापोन, 2 को उकासर, 3 को उकासर उरापोन, 4 को उकासर उकासर, 5 को उकासर उकासर उरापोन, 6 को उकासर उकासर उकासर। भौगोलिक रूप से इतने दूर होने और परस्पर संपर्क का प्रमाण न होने पर भी इन तीनों समूहों ने एक समान संख्या पद्धतियां विकसित की हैं। इतिहासकार इस विषय पर आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हुआ। एक सिद्धांत यह है कि संभवतः इन तीनों समूह के व्यक्तियों के पूर्वज समान रहे होंगे जिन्होंने इस संख्या पद्धति का उपयोग किया होगा। समय के साथ उनके वंशज इन स्थानों पर आकर बस गए होंगे। गुमुलगल संख्या पद्धति में मात्र 6 तक की संख्याओं के लिए संख्या नाम थे। तथापि हम यहाँ एक विचार की उत्पत्ति देख सकते हैं। गणना के लिए 2 के बार बार प्रयोग से संख्याओं को दर्शाने की पद्धति अन्य पद्धतियों जैसे मिलान पद्धति आदि से श्रेष्ठ है। विभिन्न संख्या पद्धतियों में इस विचार ने जो व्यापक रूप लिया वह इस प्रकार है। एक निश्चित संख्या के समूह में गिनना, जैसे गुमुलगल पद्धति के संदर्भ में 2 और बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए एक समूह के आकार से जुड़े शब्द या प्रतीकों का उपयोग करना। विभिन्न संख्या पद्धतियों में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ समूह आकार 2, 5, 10 और 20 हैं। आप देखें कि रोमन पद्धति में 5 के समूह में गणन करने की अवधारणा निहित है।
एक निश्चित समूह आकार में गणन और संख्याओं को दर्शाने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग करना संख्या पद्धतियों के विकास के इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उस समय इस अवधारणा का एक कारण यह भी रहा होगा कि किसी दिए गए संग्रह के आकार को एक दृष्टि में तुरंत जानने की मनुष्य की भी एक सीमा है। आइए निम्नलिखित गतिविधि को करने का प्रयास करें। आइए नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में वस्तुओं की संख्या शीघ्रता से गिने। दो, इसमें नहीं गिना जा रहा है एकदम, इसमें एक दो तीन चार, इसमें भी एकदम से नहीं गिना जा रहा, बारीकी से गिनना पड़ रहा है। यहाँ पर ही एक, इसमें बहुत सारे हैं, गिनने में समय लगेगा। इसमें एक दो तीन चार, और इसमें भी ज़्यादा है, थोड़ा समय लगेगा। इसमें तीन। आप गणना किए बिना ही किस आकार के समूह में वस्तुओं की संख्या तुरंत देख सकते हैं। अधिकांश व्यक्तियों को एक बार में 5 या उससे अधिक वस्तुओं वाले समूह को गिनना कठिन लगता है। एक बार में 5 या उससे अधिक वस्तुओं को देखकर संख्या को जानने में कठिनाई के कारण ही उस समय के व्यक्तियों को 5 या उससे अधिक के समूह को एक नए प्रतीक से परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया होगा, जैसा कि तालिका 1 में दर्शाई गई पद्धति में दर्शाया गया है। ऐसी संख्या पद्धति का प्रयोग करने में क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं जो मात्र एक ही आकार के समूह में गणना करती हैं। आप 1345 1345 जैसी संख्या को उस पद्धति में कैसे निरूपित करेंगे जो मात्र 5 के बार बार प्रयोग से गणना करती है। यद्यपि एक निश्चित आकार के समूह में गिनती करना और संख्याओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग मिलान विधि की अपेक्षा अधिक सहज है, परंतु यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए अधिक कठिन हो सकती है। आइए अब अगली पद्धति में इसकी एक परिष्कृत रूप देखते हैं। रोमन संख्यांक। रोमन संख्या पद्धति में 20 तक की संख्याएं हम पहले ही देख चुके हैं। हमने देखा कि रोमन संख्या पद्धति में 1 के लिए ऐसा चिन्ह, एक, 5 के लिए v और 10 के लिए x का प्रयोग होता है। 39 तक किसी भी संख्या हेतु रोमन संख्यांक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम संख्या को अधिक से अधिक यथासंभव 10-10 के समूह में समूहीकृत किया जाता है। शेष को यथासंभव 5-5 के समूह में समूहीकृत किया जाता है। अंत में शेष के एक एक के समूह बनाए जाते हैं। उदाहरण, आइए संख्या 27 लें। 27 का हिस्से 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। अब अतः 27 के लिए रोमन संख्या 10 के लिए एक बार 10, फिर एक और बार 10, फिर ये 5, फिर 5 के बाद एक एक बना दिया है। 50 को 5 बार x के रूप में दर्शाने के स्थान पर एक नया प्रतीक l दिया गया। जिस प्रकार संख्या 4 को 5 से एक कम के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात 1 और फिर b, इसी प्रकार 40 को 50 से 10 कम अर्थात xl के रूप में दर्शाया जाता है। यद्यपि इस पद्धति का प्रयोग करने वाले इसका अनुसरण नहीं करते थे। कभी कभी 40 को 4 बार x के रूप में भी दर्शाया जाता था। रोमन संख्या पद्धति कुछ निश्चित बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए नए प्रतीकों का प्रयोग करती है। आइए उन सभी संख्याओं को जिनके लिए एक नया मूल प्रतीक होता है उन्हें हम सांकेतिक संख्याएं कहेंगे। यहाँ रोमन पद्धति की कुछ सांकेतिक संख्याएं और उनसे संबंधित संख्यांक दिए गए हैं। 1 के लिए 1, 5 के लिए b, 10 के लिए x, 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d और 1000 के लिए m। ये रोमन संख्या में लिखा जाता था। इन प्रतीकों का प्रयोग अन्य संख्याओं को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 2367 पर विचार कीजिए। आइए इसे 1000 से प्रारंभ करते हुए सांकेतिक संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं। सर्वप्रथम यथासंभव 1000 लेते हैं, तत्पश्चात यथासंभव 500 और इसी प्रकार आगे के सांकेतिक संख्याएं लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है। तो 2367 में 1000, फिर 1000, 2000, फिर 300 है तो 100, 100, 100, 300, फिर 50, 50, फिर उसके बाद 10, फिर 5, फिर एक एक, तो ये बन गया। अतः रोमन संख्याओं में संख्या mm, ccc, विद एन l, x, v, ii है।
आइए पता लगाएं। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में दर्शाइए। 1222, 2999, 302 और 715 को रोमन संख्याओं में आपने लिखना है। हम देखते हैं कि यह पद्धति पूर्व में चर्चा की गई कुछ संख्या पद्धतियों की अपेक्षा कितनी अधिक प्रभावशाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पद्धति का उद्भव रोम में लगभग 8वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में प्रचलित प्राचीन यूनानी संख्या पद्धति से हुआ होगा। समय के साथ यह पद्धति विकसित होती गई। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ यह पूरे यूरोप में फैल गई। इस पद्धति की प्रभावशीलता किसी दी गई संख्या को मात्र एक समूह आकार के आधार पर समूहीकृत करने के कारण नहीं, बल्कि समूह आकारों, जिन्हें सांकेतिक संख्याएं कहते हैं, के अनुक्रम के आधार पर समूहीकृत करने और इसके पश्चात इन सांकेतिक संख्याओं के अनुक्रम द्वारा दी गई संख्या को दर्शाने से है। इतिहास में रोमन पद्धति की इस विशेषता का संख्या पद्धति के विकास में एक उल्लेखनीय योगदान है। रोमन पद्धति अन्य पद्धतियों की तुलना में दक्ष होते हुए भी अंकगणितीय संक्रियाओं, विशेषकर गुणा और भाग को सरलता से करने में इतनी सक्षम नहीं है। उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू संख्यांकों में परिवर्तित किए बिना जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये है आपके पास सी सी, फिर उसके बाद एक्स एक्स एक्स, फिर आई आई प्लस 1 2 3 4 4 बार सी, देन एक्स, देन 3 बार आई। आइए प्रत्येक आई, एक्स और सी की कुल संख्या ज्ञात करने का प्रयास करें और इन्हें सबसे बड़ी सांकेतिक संख्या से प्रारंभ करते हुए समूहीकृत करें। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ी सांकेतिक संख्या सी है, परंतु ध्यान दीजिए कि 5 से 100 मिलकर एक डी 500 बनाते हैं, अतः इनका योग है डी। इनका योग है डी। अब यहाँ पर 4 बार एक्स है तो 40, और यहाँ टोटल 3 2 5 5 है तो ये 5, तो बना DCXLV। अब इसे स्वयं कीजिए, ऐसे यहाँ पर भी आपने प्लस करके बताना है और इसे रोमन संख्या में लिखना है। रोमन संख्यांकों में दी गई दो संख्याओं को हिंदू सांख्यकों में परिवर्तित किए बिना आप कैसे गुणा करेंगे? निम्नलिखित सांकेतिक संख्याओं के युग्मों का गुणनफल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। V इंटू एल, कॉमा फिर है अगला L इंटू डी, कॉमा V इंटू डी एवं 7 इंटू 9। साहस प्रतियोगिता, दुश्मन को गुणा करें शेर से युद्ध। रोमन पद्धति में व्यक्ति अपनी अंकगणितीय संक्रियाओं को करने हेतु अबेकस नामक एक गणना उपकरण का उपयोग करते थे। अबेकस के इस विषय में हम अगले अनुभाग में जानेंगे। यद्यपि प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस उपकरण का प्रयोग करते थे। ऊपर चर्चा की गई संख्या पद्धतियों पर विचार करते समय यह नहीं मानना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से कोई एक पद्धति पूर्व में विकसित किसी अन्य पद्धति में सुधार के रूप में विकसित हुई है। अब आगे आने वाली संख्या पद्धतियों का अध्ययन करते समय भी इस बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक संख्या पद्धति के विकास की वास्तविक कहानी अत्यधिक जटिल है और कई बार स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाई है, अतः इस अध्याय में हम इसे खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। आइए पता लगाएं। प्रशांत महासागर के एक द्वीप में रहने वाले मूल निवासियों का एक समूह भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए संख्या नामों के विभिन्न अनुक्रमों का प्रयोग करते हैं। वे ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, सोचकर बताइए। अगला, दो के बार बार प्रयोग से गिनती करने की इसी विधि से गुमुलगल संख्या पद्धति की 6 से आगे की संख्याओं पर विचार कीजिए। इस पद्धति में आने वाली संख्याओं के लिए हिंदू संख्यांकों का प्रयोग किए बिना विभिन्न अंकगणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की विधियों का पता लगाइए। इसका उपयोग निम्नलिखित का मूल्यांकन करने के लिए कीजिए। उकासर 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 और अपोन प्लस उकासर 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 और अपोन। दूसरा, उकासर 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 और अपोन माइनस उकासर उकासर उकासर। अगला, उकासर 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 और अपोन मल्टीप्लाई बाय उकासर 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 डिवाइडेड बाय उकासर उकासर। अगला, हिंदू संख्या पद्धति की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो इसे
रोमन संख्या पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। इस अनुभाग में चर्चा की गई अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए पूर्व में बनी संख्या पद्धति को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए। मिश्र की संख्या पद्धति। अब हम एक लिखित संख्या पद्धति का अवलोकन करेंगे जिसे मिस्र वासियों ने लगभग 3000 सामान्य संवत पूर्व विकसित किया था। इस पद्धति में हम किसी दी गई संख्या को समूहीकृत करने और दर्शाने के लिए सांकेतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तथापि इस पद्धति की मुख्य विशेषता सांकेतिक संख्याओं का अनुक्रम है, सीक्वेंस है। कल्पना कीजिए कि आप कंकड़ों का एक समूह बना रहे हैं। माना एक कंकड़ के लिए पहली सांकेतिक संख्या 1 है। पिछली सांकेतिक संख्या 1 के 10 संग्रहों का एक साथ समूह बनाइए। इसका आकार दूसरी सांकेतिक संख्या है जो कि 10 है। पिछली सांकेतिक संख्या 10 के 10 संग्रहों का एक साथ समूह बनाइए। इसका आकार तीसरी सांकेतिक संख्या है जो कि 10 गुणा 10 बराबर 100 है। और इसी प्रकार हम अगली सांकेतिक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सांकेतिक संख्या पिछली संख्या की 10 गुना है। चूंकि पहली सांकेतिक संख्या 1 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 10 की घात हैं। इन संख्याओं के लिए प्रतीक निम्नलिखित हैं: 1, 10, 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7। 1 के लिए ऐसा, 10 के लिए ऐसा, 10 की पावर 2 के लिए ऐसा, 10 की पावर 3 के लिए ऐसा सिंबल, 10 की पावर 4 के लिए ये सिंबल, 10 की पावर 5 के लिए ये, 10 की पावर 6 के लिए ये, 10 की पावर 7 के लिए ये। रोमन संख्याओं की भांति किसी दी गई संख्या को सांकेतिक संख्याओं के समूह में गिना जा सकता है। यह दी गई संख्या से छोटी सबसे बड़ी सांकेतिक संख्या से आरंभ होती है। इसके पश्चात इसका प्रयोग संख्यांक निरूपित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 324 जो कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 के समान है, उसे ऐसे रूप में लिखा जाता है। आइए पता लगाएं। निम्नलिखित संख्याओं को मिस्र की संख्या पद्धति में दर्शाइए। तो जैसे ये दर्शाया था, जैसे इस प्रकार से इनके ये चिन्ह है, तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर इन संख्याओं को लिखना है। 10458 इनको मिश्र संख्या पद्धति में दर्शाना है। इन सभी संख्याओं को 1023 2660 784 1 2 3 4 4 बार 11 70707। अगला, ये संख्यांक किन संख्याओं को दर्शाते हैं? अब इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये कितना लिखा हुआ है आपने बताना है। ऐसे यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ आपने बताना है। मिश्र की संख्या पद्धति में विविधताएं और आधार की धारणा। पिछली सांकेतिक संख्या के समान आकार के 10 संग्रहों को एक साथ समूहीकृत, जैसा कि मिश्र पद्धति में होता था, करने के स्थान पर क्या हम पिछली सांकेतिक संख्या के अनुरूप समान आकार के 5 संग्रहों को एक साथ समूहीकृत करके एक संख्या पद्धति प्राप्त कर सकते हैं? क्या इस 5 को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? आइए इस संभावना की जांच करें। माना पहली सांकेतिक संख्या 1 है। पिछली सांकेतिक संख्या 1 के समान आकार के 5 संग्रहों को एक साथ समूह बनाइए। इसका आकार दूसरी सांकेतिक संख्या है जो कि 5 है। पिछली सांकेतिक संख्या 5 के समान आकारों के 5 संग्रहों का एक साथ समूह बनाइए। इसका आकार तीसरी सांकेतिक संख्या जो कि 5 गुणा 5 बराबर 25 है। पिछली सांकेतिक संख्या 25 के समान आकार के 5 संग्रहों का एक साथ समूह बनाइए। इसका आकार चौथी सांकेतिक संख्या जो कि 5 गुणा 25 बराबर 125 है। अतः हमारे पास एक नई संख्या पद्धति है जहां प्रत्येक सांकेतिक संख्या पिछली सांकेतिक संख्या की 5 गुनी है। चूंकि पहली सांकेतिक संख्या 1 है, अतः ये सभी संख्याएं 5 की घात हैं। 1 और यहाँ पर 5 5 5 के, तो 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, 5 की पावर 2 इक्वल टू 25, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 और 5 की पावर 4 इक्वल टू 625, 5 की पावर 5 इक्वल टू 3125। तो इसके लिए ट्राइंगल, इसके लिए स्क्वायर
और यहाँ पर ऐसे सिंबल, अगेन सिंबल सिंबल सिंबल, इन सब के लिए सिंबल। संख्या 143 को इस नई संख्या पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से इसको आपने व्यक्त करना है। आइए हम समूहन करना आरंभ करें। तो 5 की पावर 3 125 से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह संख्या 143 से छोटी सबसे बड़ी सांकेतिक संख्या है। तो हमें प्राप्त होता है 143 बराबर 125 से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 + 5 फिर प्लस 5 5 के जोड़े बनाने, देन आगे 1 1 1। अतः नई पद्धति में संख्या 143 के लिए संख्यांक ऐसे पहले के लिए, फिर ये इन 5 5 के ऐसे, फिर 1 के लिए ट्रायंगल ट्रायंगल है। तो संख्या पद्धतियां जिनमें सांकेतिक संख्याएं होती हैं उनमें पहली सांकेतिक संख्या 1 होती है। प्रत्येक अगली सांकेतिक संख्या वर्तमान सांकेतिक संख्या को एक निश्चित संख्या n से गुणा करके प्राप्त की जाती है। इसे आधार n संख्या पद्धति कहा जाता है। मिस्र की संख्या पद्धति आधार 10 पद्धति है, बेस्ड n। और जो संख्या पद्धति हमने बनाई है वह आधार 5 पद्धति है। आधार 10 पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति भी कहा जाता है। आइए पता लगाएं। निम्नलिखित संख्याओं को आधार 5 पद्धति में दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके लिखिए। तो जैसे 5 पद्धति में हमने बनाया था ऐसे इनको भी 5 5 के उसमें बनाना है, चेंज करना है। अगला है, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसे हमारी उपयुक्त वर्णित आधार 5 पद्धति में नहीं दर्शाया जा सकता? क्यों या क्यों नहीं? तो आपने ऐसी संख्या खोजनी है जिसको इस 5 पद्धति के अनुसार हम नहीं दर्शा सकते। आधार 7 पद्धति की सांकेतिक संख्याओं का अभिकलन कीजिए। सामान्यतः आधार n पद्धति की सांकेतिक संख्याएं क्या है? आधार n संख्या पद्धति की सांकेतिक संख्या n की पावर 0 = 1 से आरंभ होने वाली n की घातें 1 n की पावर 2 n की पावर 3 ऐसे आगे बढ़ तक हैं। आधार n पद्धति के लाभ, किसी संख्या की सभी घातों से बनने वाली सांकेतिक संख्याएं लेने के क्या लाभ हैं? आइए इसे समझने के लिए सांकेतिक संख्याओं का प्रयोग करके कुछ अंकगणितीय संक्रियाएं करें। उदाहरण, निम्नलिखित मिश्र प्रयोग संख्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये लिखा है प्लस फिर से ऐसा कुछ फिर ऐसा कुछ, इनका योग करना है। आइए इस एक और इस प्रकार से कि कुल संख्या ज्ञात करने का प्रयास करें। उन्हें सबसे बड़ी संभव सांकेतिक संख्या से प्रारंभ करते हुए समूहन करें, इनका योग है, ग्रुपिंग करें यानी। तो 15 का मतलब कि, और 15 ऐसे एक एक है। तो चूंकि 10 इस प्रकार का सिंबल से अगली सांकेतिक संख्या 9 प्राप्त होती है, अतः उपयुक्त योग का पुनः समूहन किया जा सकता है, जैसे यानी कि इस पूरे को हमने ऐसे करके शो कर दिया, फिर बाकी ठीक है ऐसे ही। चूंकि 10 एक डंडी से एक उल्टा u प्राप्त हो रहा है होता है, अतः योग ऐसा कुछ, फिर ये और ये, इस पूरे को हमने एक ऐसा उल्टा वाला ये u बना दिया, ठीक है। बाकी फिर ये पूरे का बराबर इतना, फिर इसका, फिर ऐसा। आइए पता लगाएं। निम्नलिखित मिश्र संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ दे रखा है, फिर ये पूरा का पूरा एक, और फिर ये, इन दोनों का योग कितना निकलेगा, इसी प्रकार की सिंबल्स में इसका आंसर देना है। ऐसे यहाँ नीचे भी इसको इसके साथ। निम्नलिखित संख्यांकों का योग हिंदू संख्या पद्धति द्वारा निर्मित आधार 5 पद्धति में ज्ञात कीजिए। इसको 5 पद्धति के आधार पर इनका योग निकालना है कि कितना आएगा। स्मरण रखिए कि इस पद्धति में सांकेतिक संख्या का 5 गुना करने पर अगली सांकेतिक संख्या प्राप्त होती है। मैं मिश्र और हिंदू पद्धति में संख्याओं के योग की विधि में समानता देखती हूँ। यहाँ 4, फिर +5, फिर -7/6, यहाँ 10, यहाँ 3, और ऐसा कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ। आधार n वाली संख्या पद्धति में किए गए योग की पुनर्व्यवस्थापन रोमन पद्धति में किए गए योग से कीजिए।
रोमन पद्धति में समूहन और पुनर्व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक करना होता है, क्योंकि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सांकेतिक संख्या को सदैव एक ही आकार में समूहीकृत नहीं किया जाता है। गुणन प्रक्रिया में आधार वाली संख्या पद्धति का लाभ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मिश्र संख्यांकों में दो संख्याओं का गुणा किस प्रकार करें? आइए सर्वप्रथम दो सांकेतिक संख्याओं के गुणनफल पर विचार करें। किसी सांकेतिक संख्या को इस प्रकार से अर्थात 10, इसका मतलब 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक की है 10, 10 को 10 से गुणा कितना, ऐसे यहाँ पर ये इसको इस सिंबल से गुणा, तो इसका क्या मतलब है इससे पहले जाना था। ऐसे यहाँ पर भी इन दोनों को गुणा करके कितना, इन दोनों गुणा करके क्या, इसी भाषा में यहाँ पर क्या लिखेंगे। प्रत्येक सांकेतिक संख्या 10 की घात है, अतः इसे 10 से गुणा करने पर हमें इसमें एक घात की वृद्धि होती है, जिससे अगली सांकेतिक संख्या प्राप्त होती है। किसी सांकेतिक संख्या को इस प्रकार लिखने का मतलब 10⁻² से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात। तो ऐसे यहाँ पर गुणनफल इसका इसका गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा। आगे निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सेम है इसी प्रकार से। अतः किन्हीं दो सांकेतिक संख्याओं का गुणनफल एक अन्य सांकेतिक संख्या होती है। क्या यह गुणधर्म हमारे द्वारा बनाई गई आधार 5 पद्धति में भी लागू होता है? क्या यह किसी भी आधार वाली संख्या पद्धति पर लागू होता है? ठीक है, तो ये आपको चेक करके देखना है। अगला, मिश्र की पद्धति में किसी संख्या और इस प्रकार का सिंबल 10 के गुणनफल के विषय में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करके ऐसा के समान, फिर यहाँ पर प्लस, इसलिए ये सिंबल इस प्रकार से। चूंकि ये संख्या है अतः यहाँ वितरण गुणधर्म लागू होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये दोनों अंदर प्लस और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस किया जा सकता है। बाकी आंसर इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पर भी ये सारे सिंबल्स हैं, इनके में मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये प्लस के समान है, अतः ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई और ये इसके समान है। क्या वितरण गुणधर्म यहाँ भी लागू होगा, जिस प्रकार यह a+b(n) के लिए लागू होता है? इसी प्रकार यह तब भी लागू होता है जब किसी एक संख्या में दो से अधिक पद हो। उदाहरण के लिए एक से ज़्यादा हो, तो इसको किसी से गुणा कर रहे हैं तो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर सही आएगा। इसलिए यहाँ पर इसको इसके साथ जब गुणा करना है तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से करके सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसको इसके साथ गुणा, तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव वे में भी हम इसको कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी किसी संख्या को इस सिंबल से गुणा करने का एक सरल नियम क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, दो संख्याओं को गुणा करने की प्रक्रिया में सांकेतिक संख्याओं का गुणन सम्मिलित होता है। जब सांकेतिक संख्याएं किसी संख्या की घात होती हैं तो उनका गुणनफल एक अन्य सांकेतिक संख्या होती है। यह तथ्य गुणन प्रक्रिया को सरल बनाता है, यद्यपि रोमन संख्यांकों के साथ ऐसा नहीं है, अतः उनके प्रयोग से गुणा करना कठिन होता है। अतः वह संख्या पद्धति जिसकी सांकेतिक संख्याएं किसी संख्या की घातें होती हैं, अर्थात किसी आधार वाली एक संख्या पद्धति, न केवल संख्या निरूपण में अपितु अंकगणितीय संक्रियाओं को हल करने में भी प्रभावी होती है। आधार वाली संख्या पद्धति की अवधारणा संख्या पद्धतियों के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। हमारी आधुनिक हिंदू संख्या पद्धति इसी संरचना पर आधारित है। दशमलव पद्धति का उपयोग करने वाला अबैकस। 11वीं शताब्दी के आसपास जो भी रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते थे, वे भी दशमलव पद्धति के प्रयोग से निर्मित गणनतंत्र यंत्र अबैकस का प्रयोग करने लगे। यह रेखाओं वाला बोर्ड पट्ट होता है, जैसा कि आकृति 3.1 में दर्शाया गया है। इस बोर्ड पर एक को दर्शाने वाली पंक्ति से आरंभ होकर प्रत्येक उत्तरोत्तर पंक्ति को 10 की क्रमागत घात के रूप में दर्शाया गया है। इसमें संख्याओं को इस प्रकार निरूपित किया गया है। दी गई संख्याओं को सर्वप्रथम सांकेतिक संख्याओं 10 की घात में समूहीकृत किया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसा हम अब तक संख्याओं का समूहन करते आए हैं। 10 की प्रत्येक घात के लिए उसकी पंक्ति पर उतने ही गणक काउंटर्स रखे गए जितनी बार वह समूहन करते समय आया था। पंक्ति के ऊपर एक गणक
गणक की उपस्थिति उस पंक्ति में 5 का मान देती है, जैसे 5 इकाई, 5 दहाई आदि। उदाहरण के लिए आइए संख्या 3 4 2 6 लेते हैं। इसे निम्न प्रकार से समूहीकृत किया जा सकता है। 3 4 2 6 में 3000 है तो हजार हजार हजार, फिर 400 है तो 100 4 बार, फिर 26 है तो 20 बार, 10 20 हो गया, फिर 6 है तो 6 को एक एक से। यह संख्या चित्र 3.1 में दर्शाए अनुसार निरूपित की गई। ध्यान दीजिए कि 6 इकाई को कैसे निरूपित किया गया है। गणना के लिए अबेकस का प्रयोग इस प्रकार किया गया है। यह समझने के लिए यह सरल योग समस्या 2907 प्लस 43 पर विचार कीजिए। दी हुई संख्या अबेकस की ऊर्ध्व विभाजन रेखा के एक तरफ ली गई हैं। तो 1000, यहाँ पर ये 2 3 और यहाँ पर 100 इतने, 10 इतने और यहाँ 3, फिर यहाँ पर ये टोटल ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से। योगफल ज्ञात करने के लिए आप इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे। प्रत्येक पंक्ति के गणकों को एक साथ रखा गया। यदि किसी पंक्ति में कुल संख्या 10 से अधिक हो जाए तो क्या किया जाए। संकेत: इस समस्या में 7 इकाई और 3 इकाई मिलकर 10 बनाते हैं, जो दहाई को दर्शाने वाली पंक्ति के लिए गणक का मान देता है। मिश्र की संख्या पद्धति की सीमाएं: 1 करोड़ 10⁻7 तक की संख्याओं के लिए अपेक्षाकृत प्रभावी संख्या निरूपण कर सकने और अपेक्षाकृत सरल गणना करने में सक्षम पद्धति होने के पश्चात भी मिश्र की पद्धति में एक कमी थी। यदि अधिक बड़ी संख्याओं को दर्शाना हो तो 10 की उच्चतर घातों के लिए प्रतीकों के अंतहीन अनुक्रम की आवश्यकता थी। यह हम संख्याओं के निरूपण की मूल चुनौती को एक अन्य रूप में पुनः उभरते हुए देखते हैं। संख्या पद्धतियों के विकास के इतिहास में अंतिम अवधारणा न केवल उपयुक्त समस्या को हल करती है बल्कि संख्या निरूपण और अभिकलन को भी उल्लेखनीय रूप से सरल बनाती है। आइए पता लगाएं, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसके मिश्र संख्यांक निरूपण में कोई एक प्रतीक 10 या उससे अधिक बार आता हो? क्यों नहीं। अगला आधार 4 की अपनी स्वयं की संख्या पद्धति बनाइए और 1 से 16 तक की संख्याओं को उसमें निरूपित कीजिए। हमारे द्वारा बनाई गई आधार 5 पद्धति में किसी दी गई संख्या को 5 से गुणा करने का एक सरल नियम दीजिए। स्थानीय मान निरूपण: मेसोपोटामिया की संख्या पद्धति। आरंभ में प्राचीन मेसोपोटामिया में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति में भिन्न भिन्न सांकेतिक संख्याओं के लिए भिन्न भिन्न प्रतीक होते थे। इसके पश्चात यह आधार 60 पद्धति बन गई, जिसे शास्टिक पद्धति भी कहा जाता है, जो कि अति प्रभावी संख्या निरूपण थी। उस समय कई लोग इस असमंजस में थे कि जिन्होंने आधार 60 का चयन क्यों किया। इसे स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सिद्धांत विद्यमान हैं, जिनमें 60 और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की अवधि के मध्य संबंध, जैसे कि चंद्रमास की अवधि जिसमें 30 दिन थे, या पृथ्वी को स्थिर मानते हुए सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा पूरा करने में लगने वाला समय से लेकर भिन्नों को दर्शाने में सरलता, हम यहाँ इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेसोपोटामिया के सांकेतिक संख्याओं के पूर्व अनुक्रम अनुक्रम 1 10 60 600 3600 फिर 36,000 का मात्र 60 की घात तक सिमट जाना इत्यादि सम्मिलित है। मेसोपोटामिया की शास्टिक पद्धति, जिसे बेबीलोन की संख्या पद्धति भी कहा जाता है, का प्रभाव वर्तमान में भी हमारी समय मापन इकाइयों में देखा जा सकता है, जैसे 1 घंटा 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड। इस पद्धति में 1 के लिए प्रतीक ये है और 10 के लिए प्रतीक ये सिंबल है का प्रयोग किया जाता था। आइए अब हम उनकी संख्या पद्धति पर थोड़ा ठहरें और विचार करें कि अब तक ज्ञात मेसोपोटामिया पद्धति की विशेषताओं का प्रयोग करके एक प्रभावी संख्या पद्धति कैसे बनाई जा सकती है। आइए हम उनकी सांकेतिक संख्याओं को अपने प्रतीक दें। तो इसको 1, इसको 60, इसको 60 की पावर 2 3600 और इसको 60 की पावर 3 216 000 डॉट डॉट ऐसे आगे भी।
ध्यान दीजिए कि इन प्रतीकों को बनाने में हमने भारतीय अंकों या संख्यांकों का ही प्रयोग किया है। हम स्वयं के प्रतीक भी बना सकते थे, परंतु स्मरण रखने और प्रयोग की दृष्टि से हमने अपने परिचित संख्यांकों 1, 2, 3 का चयन किया है। इसके लिए और इस सिंबल के लिए प्रयोग करके 1 से 59 तक की संख्याओं को दर्शाया निरूपित किया जा सकता है। कैसे? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8, 9, ऐसे 10, 10 के लिए, फिर 11, 12, 13, बाकी 59 तक। तो ये इस प्रकार से पुराने समय में मेसोपोटामिया पट्टिका की प्रतिकृति। उदाहरण, आइए इस पद्धति में संख्या 640 को निरूपित करें। इसका सांकेतिक संख्याओं में समूहन करने पर हम देखते हैं कि 640 बराबर 10 गुणा 60 प्लस 40। यदि हम मिश्र की संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं तो यह संख्या 10 इस प्रकार से निरूपित होगी और 40 को 4 इस प्रकार का उपयोग करके निरूपित किया जाएगा। क्या हम इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से निरूपित कर सकते हैं? हम इस संख्या को इस प्रकार सरलता से निरूपित कर सकते हैं, ये लिख दिया, जिसे 10 बार 60 व 1 बार 40 के रूप में पढ़ा जा सकता है, ठीक वैसा ही जैसा हमने समीकरण में लिखा है। उदाहरण, आइए एक अन्य संख्या 7530 को निरूपित करने का प्रयास करें। 7530 2 इंटू 3600 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 30, अतः इसका निरूपण होगा इस प्रकार से। ध्यान दीजिए कि जब किसी संख्या को निरूपित करने के लिए 60 की घातों में समूहीकृत किया जाता है तो 60 की घात 60 या उससे अधिक बार नहीं आ सकती। यदि ऐसा होता है तब उनमें से 60 को 60 की अगली घात के लिए समूहीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए व्यंजक पर विचार कीजिए। 1 इंटू 3600 प्लस 17 इंटू 60 प्लस 2 इक्वल टू सॉल्व एंड देन दिस वन। अतः किसी भी संख्या को 1 से 59 के बीच की संख्याओं का उपयोग करके सांकेतिक संख्याओं के लिए अंकों के साथ दर्शाया जा सकता है। अब क्या होगा यदि हम 60 की विभिन्न घातों के लिए प्रतीकों को हटाकर संख्या निरूपण को और अधिक संक्षिप्त बना दें? हमारा पूर्व निरूपण इस प्रकार से, हमारा संक्षिप्त निरूपण 640 का इस प्रकार से। यह ठीक वैसा ही निरूपण है जैसा मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। उनके संख्यांकों में सबसे दाईं ओर के प्रतीकों का समूह इकाई की संख्या दर्शाता था। इसके बाईं ओर के प्रतीकों का समूह 60 की आवृत्ति को दर्शाता था। इसी प्रकार अगले बाईं ओर के प्रतीकों को समूह 3600 की आवृत्ति को दर्शाता था तथा एवं इसी क्रम में प्रतीकों के समूह चलते रहते थे। जब कभी भी संख्या में 60 की घात विद्यमान नहीं होती थी तो उस स्थान पर एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेसोपोटामिया के लोग इस विचार तक वैसे ही पहुंचे होंगे जैसे कि हम पहुंचे थे। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि उनकी पूर्ववर्ती संख्या पद्धति में सांकेतिक संख्याओं 1 व 60 को दिए गए प्रतीकों की समानता एवं उनके आकस्मिक उपयोग के कारण उन्हें यह विचार आया होगा। आइए पता लगाएं।